जवाब तो चाहिए। और आज बात करेंगे कि क्या वोटिंग से डरा इमरान और चुनाव से डरा विपक्ष। जी हां, बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में लगातार उठापटक जारी है और इमरान खान को जो लोग राजनीति में जो है कच्चा समझते थे, जो लोग लग रहा था कि कुछ खास नहीं कर पाएंगे, उस इमरान खान ने एक इतिहास रच दिया है जो कभी पाकिस्तान के इतिहास में नहीं हुआ, उन्होंने वो कर दिया है। अब जो वहां के जानकार हैं, जो वहां के कानून को जानते हैं, जो वहां के संविधान को जानते हैं, वो खुद हक्के बक्के रह गए हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये क्या कर दिया। पाकिस्तान की संसद में आज बड़ा ड्रामा हुआ। पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इधर प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद को भंग कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का गठन किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी रहेगा। बता दें कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इमरान खान का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। इसी बीच डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पीएम इमरान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तभी इमरान खान देश को संबोधित करने के लिए टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश की है कि नेशनल असेंबली को भंग कर दिया जाए और देश में फिर से चुनाव कराए जाएं। इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के भीतर ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद भंग कर दी। इस तरह पाकिस्तान में कई हफ्तों से चली आ रही राजनीतिक उथल-पुथल एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से पाकिस्तान को एक बार फिर चुनाव की ओर जाना पड़ा है। इसके साथ ही इमरान खान ने भले ही अविश्वास प्रस्ताव का सामना न किया हो, लेकिन बतौर पाकिस्तान पीएम कप्तान की पहली पारी का द एंड हो गया। इसी के साथ ये धारणा एक बार फिर पुष्ट हुई कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। दूसरी ओर विपक्षी सांसद सदन से निकलने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपना स्पीकर चुना और संसद की कार्यवाही शुरू कर दी। वहां इमरान की सिफारिश को मानते हुए राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दिया और इमरान को कार्यवाहक पीएम नियुक्त कर दिया। विपक्ष ने एक और चाल चली। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए बेंच भी गठित कर दिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी कराची के पूर्व मेयर हैं आरिफ जखारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रमोद पहावा जी, ये विदेशी मामलों के जानकार हैं। बीएस निगम जी हैं, पूर्व राजनयिक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कर्नल जेएस सोडी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं जखारिया जी आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? जो कभी पाकिस्तान के इतिहास में नहीं हुआ वो अब हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो लाया गया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया, उसको खारिज कर दिया गया और साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर ने किया। अब जो है पूरा मामला जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। कैसे देखते हैं ऐसे? जी जखारिया जी। जी देखें, इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, लेकिन बॉल लेके ही भाग गया। जी। ऐसा नहीं होता। जब आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है तो वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। डिप्टी स्पीकर ने ये आर्टिकल 5 का हवाला दे के ये कहा है कि पाकिस्तान में ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड नो कॉन्फिडेंस मूव थी वगैरह वगैरह, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं दे सके। पाकिस्तान के आर्मी ने क्लियर अल्फाज में कह दिया कि ऐसा कोई लेटर जेन्युइन नहीं है और इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई फॉरेन फंडेड साजिश नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। अगर अमेरिका ने साजिश की होती तो आर्मी चीफ ऐसा बयान क्यों देते? ये इमरान खान, एक किश्ती डूब रही थी, उस डूबती किश्ती से इसने छलांग मारी है। सुप्रीम कोर्ट इस पे कल फैसला देगी, लेट्स सी के क्या कहते हैं। लेकिन ये इमरान खान का राइट नहीं था, 1 मिनट। 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 1 मिन
असेंबली के वापस ये असेंबली की रूलिंग की जाएगी और उसमें नो कॉन्फिडेंस मूव चलाई जाएगी। जी, आपको क्या लगता है कानून के मुताबिक आगे क्या कुछ हो सकता है? देखें, कानून के मुताबिक तो अगर मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली इमरान खान इज रॉन्ग। और अगर नई सरकार कोई आती है ओपोजिशन के बेंचेस से, जिन्होंने इमरान खान के जाने के बाद मतलब पीटीआई की जो स्पीकर ने सीट छोड़ी, तो अयाज सादिक एक्स स्पीकर और करंट डिप्यूटी स्पीकर असेंबली के हैं, उन्होंने बेंच ले लिया और वोटिंग कराई और 197 वोट आए इमरान खान के खिलाफ। तो डेफिनेटली इमरान खान हैज लॉस्ट द प्लॉट। तो कानून के मुताबिक आई थिंक के सुप्रीम कोर्ट को रूलिंग यही आएगी कि इमरान खान ने जो काम किया है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जी, लेकिन विपक्ष ने जो किया वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि संसद के ऊपर कब्जा कर लिया, खुद ही वोटिंग कराई गई, वो भी तो संविधान के विरुद्ध है। देखिए, संविधान में ये कहता है कि अगर स्पीकर नहीं तो एक पैनल ऑफ 6 डिप्यूटी स्पीकर्स हैं। तो स्पीकर तो आ ही नहीं रहा कई दिनों से। एक डिप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने आज का प्रेसिडेंट की सेशन की और इसके बाद वो उठ के चले गए। तो असेंबली खाली पड़ी थी ना, तो एक और डिप्टी स्पीकर अयाज सादिक आ गए जो कि ओपोजिशन से ताल्लुक रखते थे, लेकिन ही वाज ए डेजिग्नेटेड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हु कैन रन द असेंबली इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। लेकिन कानून इसमें क्या कहता है कि जब एक डेप्यूटी स्पीकर ने अपना फैसला, अपना निर्णय एक विषय पर दे दिया, तो दोबारा डेप्यूटी स्पीकर आकर के उस पर अपना कैसे निर्णय दे सकता है? लेकिन डेप्यूटी स्पीकर ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया ना। कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर कि वंस ए नो कॉन्फिडेंस मूव हैज कम इट हैज टू बी डिस्कस्ड। उसने इसको डिसमिस कर दिया एक ऐसी चीज पे जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। या तो कोई पाकिस्तान के इमरान खान ने उस लेटर को जो कि 7 मार्च को आया था उसके बारे में कोई कमेटी बनाई होती जिसके बारे में डिसाइड होता। आपने अमेरिका के एम्बेसडर को तो निकाला नहीं अभी तक, वो तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है जिसने कि आपके बकौल आपके अमेरिका ने साजिश की है। तो आप अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के 2 चमाट मारते, भगा देते उसको। वो आपने नहीं किया, आपने पूरी असेंबली डिसॉल्व कर दी। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप नहीं था इमरान खान का। लेकिन इमरान ने ये आरोप लगाया है कि उनके जो लोग हैं, जो उनके सांसद हैं, वहां के नुमाइंदे हैं, वो 1-2 करोड़ के लिए बिक जाते हैं अमेरिका के हाथ। तो ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। इमरान खान ने खुद 2018 के इलेक्शन में जो सीटें जीती हैं उसमें 51 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली दूसरी पार्टियों से आए थे। वो क्या मुफ्त में आए थे? जहांगीर तरीन इमरान खान की जो एटीएम है वो अपने प्राइवेट जहाजों में इन सबको ले लेके आ रहा था। वो क्या ऐसे ही फ्री में आए थे? तो बात यह है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता है शुरू से ही। और इमरान खान जो अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगा रहा है उसके बारे में पहले साबित तो करो ना भाई। जब आप साबित ही कोई चीज नहीं कर रहे तो एक आदमी के कहने पे आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आप साबित नहीं कर रहे। आरोप तो कोई भी लगा लेता है। आज एक मिसाल है, राहुल गांधी जी आरोप लगा दें कि फला आदमी गलत है, फला सही है, तो देयर शुड बी एन इंक्वायरी, देयर शुड बी ए कमेटी और फिर इसके बाद फैसले होते हैं। यहाँ तो इमरान खान के आरोप पे पूरी असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, दैट इज रॉन्ग। जी, यहाँ पर सेना के कदम की क्या कहेंगे? सेना जो कि तख्ता पलट की बात करती है, उस सेना का ये कहना है कि इस सब पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सेना का लेना देना ना हो, ये हो नहीं सकता। कभी आपने सुना है कि किसी मुल्क की आर्मी चीफ बैठ के फॉरेन पॉलिसी पे लेक्चर दे रहा हो, जो कल दिया था कमर बाजवा ने कि हमें अमेरिका से ताल्लुकात अजीज हैं, हमारा अमेरिका से बहुत डीप रूटेड रिलेशनशिप है वगैरह वगैरह। जबकि आपका अपना प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि अमेरिका मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान में खरीदो फरोख्त कर रहा है मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली की। सेना बिल्कुल इन्वॉल्व है। और आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, आज की अभी आधे घंटे पहले, कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस सेक्रेटरी को यह ऑर्डर किया है कि लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। आर्मी को कहा है, पुलिस को, होम ऑफिस को नहीं कहा है, डिफेंस ऑफिस को कहा है। यानी आर्मी के हवाले मुल्क का, पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सेना कैसे नहीं हो सकती? सेना इमरान खान को लाती है। आज इमरान खान से दिल भर गया है तो सेना ने ही ओपोजिशन को मूव किया है, अमेरिका ने नहीं किया है। यह आर्मी चीफ बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मसला है।
3 महीने में इलेक्शन होंगे और वो पार्टी जीतेगी जो भाजपा को एक्सटेंशन की गारंटी देगी, विच इज इन नवंबर। तो ये सारा सेना का ही खेल है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में जो भी चीज होती है वो सिर्फ सेना के मर्जी से होती है। जी, हमारे साथ जो है पूर्व राजनयिक बीएस निगम जी भी हैं। उन्होंने बहुत करीब से देखा है भारत पाकिस्तान के रिश्तों को। निगम जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आपने सुना मेयर साहब को? हाँ, जैसे उनकी आवाज़ ढंग से नहीं आ पा रही थी, मैं उनको प्रॉपर्ली सुन नहीं पाया था, लेकिन जो आज वहाँ पाकिस्तान में हुआ है उसके कई पहलू हैं। पहली बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा ही नहीं है कि आज पार्लियामेंट में क्या हुआ, क्योंकि जो हुआ है उस पर तो टीका टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता जी। लेकिन मुद्दा असली ये है उनके सामने कि जो संसद भंग की गई है जी, वो वैलिड है या नहीं है, जिसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, अटर्नी को कॉल किया है जी। और इसी बीच में ये कहा है कि भाई डिफेंस सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर देखे, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं उपद्रव ना हो जाए। और उन्होंने जो होम सेक्रेटरी है उस पर विश्वास नहीं किया। ये कुछ पहलू हैं आज के जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। दूसरी जो अभी आप बात कर रही थी कि जो अपोजिशन की सारे पार्टियों ने मिलकर के एक नया डिप्टी स्पीकर को बिठा दिया है ना, तो ये तो कोई ऐसा नहीं है। शादी ब्याह के पंडाल में कई बार कोई भी आकर दुल्हन की और दूल्हे की सीट पर बैठ जाया करता था, इसे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पार्लियामेंट में पहले हो गया, डिप्टी स्पीकर ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि पार्लियामेंट उन्होंने डिसॉल्व कर दिया 6 तारीख तक के लिए, वहीं पर वो फाइनल हो गया। उसके आगे कुछ भी होगा वो प्रोसीडिंग्स नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। जी जी। लेकिन एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण हुई है वो ये हुई है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात को डिफेंस सेक्रेटरी कह करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या मैसेज दिया है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि सामान्य तौर पर ये गृह मंत्रालय के जो सेक्रेटरी है उसको कहा जाना चाहिए था, अगर जरा सी भी डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बचती है या जनता का विश्वास की कोई चीज बचती है तो उसको ये कहा जाना चाहिए था होम सेक्रेटरी को कि आप देखिए। लेकिन कोर्ट ने भी इस बात को नहीं माना। अब तो मुझे पूरा डाउट हो रहा है कि पाकिस्तान में ना तो डेमोक्रेसी है, ना प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज है, और ना ही राष्ट्रपति है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट है, ना ही आर्मी है, ठीक है ना। जिस तरह से वहां एक यानी बेतुका मेल चल रहा है, समझ में नहीं आता है कि ये करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत ही विचित्र बात वहां बन चुकी है कि डिफेंस सेक्रेटरी को कह दिया गया, वहां के राष्ट्रपति ने इतनी जल्दी निर्णय ले लिया कि ये भी नहीं समझा कि हाँ भाई उसके लीगल पॉइंट्स को अध्ययन कर ले, और वहां के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाना जायज नहीं समझा, ठीक है, खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया नेशनल टेलीकास्ट पर, है ना, वो भी 5 मिनट के अंदर। ऐसा लगता है वो जो पार्लियामेंट में वो नहीं आए, इसका मतलब है वो सारी स्क्रिप्ट पहले तैयार कर रहे थे। अरे बताइए, उनकी सारी कैबिनेट तो वहां बैठी हुई है पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कब से कैबिनेट में ये पास कर लिया कि उनको ये संसद भंग करना है। तो ये तो उनका निजी फैसला हो गया। जी जी, और निजी फैसले कैसे राज्य के ऊपर। जी, मैं पावा जी इसको देखे। जी, मैं पावा जी आपके पास आना चाहूंगी। इस बीच ये भी खबर आई है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह की उथल पुथल हो रही है, भारत पर किस तरह का असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, पहले तो मैं ज़कारिया साहब से इत्तेफाक नहीं करता जी। इन्होंने जो कुछ भी बोला है कि दूसरा उन्होंने डिप्टी स्पीकर चुन लिया और जिस तरीके से वहां की संसद पर कब्जा किया और वहां की सुप्रीम कोर्ट इसको मुस्तरद कर देगी, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कहीं की भी हो, चाहे वो भारत की हो या पाकिस्तान की हो, जो अवाम के अंदर, संसद के अंदर लिए गए फैसले हैं जी, और जब एक बार डिप्टी स्पीकर ने एडजर्न कर दी तो उसके बाद उस पर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। वो वहां मुस्तरद हो गई तो वहीं खत्म हो गई। आपको याद होगा कि ऐसा ही जब हमारे यहाँ किसान बिल पास हुआ था तो विपक्ष ने आरोप लगाया था कि डिप्टी स्पीकर राज्यसभा ने बिना वोटिंग कराए उसको ध्वनि मत से पास कर दिया, लेकिन उसके बाद उन आरोपों को कोई तवज्जो नहीं दी गई। और जहां तक आप कह रही हैं कि भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बेशक भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर वहां तशद्दुद होता है, अगर वहां अराजकता फैलती है या कुछ और अनवांटेड एक्टिविटीज होती हैं, तो पड़ोस में जब आग लगेगी तो छप्पर पर चिंगारी तो आएगी ही, चाहे किसी का भी हो।
और एक चीज और याद रखें, इसको आप बड़े कैनवस में अगर देखें तो महाशक्तियां कभी आमने सामने नहीं टकराती हैं। वो अपने लिए ग्रे जोन सिलेक्ट करती हैं और उस ग्रे जोन में वो युद्ध करती हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर साउथ एशिया को, दक्षिण एशिया को, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो या भारत हो, अगर महाशक्तियों ने उसको ग्रे जोन बनाया है तो हमारे लिए बहुत दुखद होगा और अच्छा नहीं होगा। जी सोढ़ी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं, पड़ोसी देश में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन अगर कुछ दिनों की बात करते हैं, अगर पिछले 2-3 साल की, 4 साल की बात करें तो यहाँ पर संबंध है थोड़े शांत हुए हैं। अगर सीमा की बात करते हैं तो फायरिंग कम हुई है, ऐसे कुछ चीजें हैं। करतारपुर कॉरिडोर की अगर बात करते हैं तो उस कॉरिडोर को खोला गया, इस तरह की कई चीजें पॉजिटिव सामने भी आई थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान में हो रहा है, उस उथल पुथल का क्या असर पड़ने वाला है? जय हिंद पूजा जी। जय हिंद। आज जो इमरान खान ने किया जी, वो याद आती है जब इमरान खान पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते थे तो वो रिवर्स स्विंगर के लिए, उस बॉलिंग के लिए बड़े मशहूर थे। जी। आज उन्होंने वो बॉल डाली जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि वो करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान की सेना को ललकारा है। आज तक किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी सेना को इतनी तरह ओपनली नहीं ललकारा। अब जहां तक आपका प्रश्न है कि हमारे जो रिश्ते थे 2-3 साल में ठीक लग रहे थे, खैर ऊपर से 1-2 बातें तो ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर से बात वो नहीं थी। क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो कि पाकिस्तान के 2 मुख्य चीज कंट्रोल करती है, डिफेंस, रक्षा और फॉरेन अफेयर्स, ऐसी बातें, तो पाकिस्तानी सेना कभी नहीं चाहती है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, क्योंकि इनकी जो नीति रही है पाकिस्तानी सेना की, वो भारत विरोधी रही है। भारत विरोधी नीति रखने से उनको, पाकिस्तानी सेना को पावर भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। लेकिन सोढ़ी साहब, कुछ समय से जो अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान का माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो गया, ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो गया, इसीलिए भी कहीं ना कहीं भारतीय बॉर्डर की बात करते तो वहां शांति दिखाई दी है। पूजा जी, आपकी बात सही है, उनका थोड़ा माइंड वहां डाइवर्ट जरूर हुआ, लेकिन वो भारत को भूले नहीं है। उनके लिए जो एंटी इंडिया रिटोरिक है, जो भारत विरोधी पॉलिसियां हैं, वो अभी भी उतनी सक्रिय हैं जितनी आज से 30, 40, 50 साल पहले थी। तो ये जो सारा मसला है, ये वो सरवाइव करते हैं वहां पे, पाकिस्तानी सेना वहां पे पावरफुल है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऐसा वहां पे एक माहौल बनाया हुआ है कि वो भारत विरोधी हर चीज करते हैं। तो चाहे इमरान खान रहे या शहबाज शरीफ आए या बिलाल भुट्टो आए, ज्यादा कुछ नहीं चेंज होगा भारत के लिए, क्योंकि वहां की हर चीज पाकिस्तानी सेना कंट्रोल करती है और पाकिस्तानी सेना कभी नहीं चाहेगी कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों। जी ज़कारिया जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं कि अगर वहां पे पाकिस्तान पंजाब की बात करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहां की असेंबलीज को भी भंग करने के लिए कहा गया, गवर्नर हटा दिया गया। किस तरीके से देखते हैं, क्या चाहते हैं इमरान जो है इन इलाकों से? जी मैं आपके इस सवाल के जवाब से पहले, ये जो अभी हमारे मोहतरम भाई ने कहा कि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी पार्लियामेंट में कोई प्रोसीडिंग होती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो देखें ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग जियाउल हक ने 1988 में प्राइम मिनिस्टर जुनेजो की गवर्नमेंट तोड़ी थी। जियाउल हक वो सिटिंग चीफ आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल करार दे दिया और रिस्टोर की थी जुनेजो की गवर्नमेंट। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज हुई है ना, वो कोर्ट में डिस्कस हो रही है कि आज लास्ट डे था नो कॉन्फिडेंस मूव पे वोट कराने का, और लास्ट डे को स्पीकर एक गलत रूलिंग देके उसको खारिज कर देता है, उसके ऊपर बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब आते हैं आपके सवाल पे, पंजाब के गवर्नर को हटाया, पंजाब के गवर्नर गुलाम सरवर ने, चौधरी सरवर ने वापस इमरान खान के खिलाफ पटारा खोल दिया है। इमरान खान कहता था कि परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। इमरान खान ने अपने उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर को हटा के परवेज इलाही को घोषित कर दिया है, और आज पंजाब असेंबली में 198 मेंबर खड़े थे ओपोजिशन के साथ और 173 थे इमरान खान के पास पंजाब असेंबली में। तो पंजाब असेंबली में तकरीबन इमरान खान हार चुका है। अब देखते हैं कि प्रोविंशियल असेंबलीज भी डिसॉल्व होती हैं कि नहीं होती हैं। इसी तरह सिंध में और बलूचिस्तान में इमरान खान की वैसा ही सरकार नहीं है।
तो ये है कि उथल पथल बहुत हो रही है। इमरान खान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो पॉलिटिकल मार्टियर बन जाए, सियासी शहीद बन जाए, ताकि अगले इलेक्शन में इसको कुछ वोट मिल जाए। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि इमरान खान को लाने वाली भी पाकिस्तान की आर्मी थी, इमरान खान को हटाने के पीछे भी पाकिस्तान आर्मी है। अब अगर लेकिन सेना की इस तल्खी का जो कारण क्या है वो जानना चाहेंगे जी, क्योंकि अगर इलेक्शन में कैसे चलेगा अगर वो आर्मी की गुड बुक्स में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार वही बनाता है जो आर्मी की गुड बुक्स में होता है। जी जी जी, यही जानना चाहूंगी कि इमरान की हिम्मत ऐसे कैसे हो गई कि वो आर्मी से एक कदम आगे निकल गए, बाजवा से एक कदम आगे निकल गए। ये नागवार गुजरा। बाजवा का कहना है कि यूक्रेन के साथ होना चाहिए था। इमरान जो है वो रशिया का साथ देते हैं, एक तरफ बाजवा अमेरिका का साथ देते हैं और नाराजगी इमरान अमेरिका की करते हैं जाहिर। तो कहीं ना कहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करते हैं, सेना जो है कहीं ना कहीं इस वजह से भी इमरान से नाराज नजर आई है। देखिए, आपने कहा इतनी हिम्मत कैसे आई, तो नवाज शरीफ भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके अंदर भी हिम्मत आई थी। इन्होंने मोदी जी से ताल्लुकात बहुत अच्छे किए थे, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कर रहे थे। मोदी जी खुद चल के लाहौर गए थे नवाज शरीफ के अपने जाती घर में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं। और उस पे नवाज शरीफ के बारे में फिर आर्मी ने मूवमेंट चलाई कि मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। और आपको पता है फिर धरने दिए गए टीएलपी के और नवाज शरीफ। क्या कहना चाह रहे हैं, जो तारीफ कुछ समय से इमरान कर रहे हैं भारत सरकार की, मोदी सरकार की, क्या वो भी एक वजह है? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी ऐसी हिम्मत दिखाता है उसको तो घर जाना पड़ता है। अब भारत सरकार ने हमेशा से, मैं जब भी यूनाइटेड नेशन जाता हूं पिछले 25 सालों से, तो मुझे भारत के जो भी डिप्लोमेट मिलते हैं, थिंक टैंक मिलते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि एक प्रोस्पेरस, स्टेबल एंड पीसफुल पाकिस्तान इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत ने हमेशा ऑनेस्टली कोशिश की है कि पाकिस्तान में पीस हो, डेमोक्रेसी हो, स्टेबिलिटी हो। ये भारत के लिए भी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती, इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी की सस्टेनेंस उसी वक्त तक है जब तक भारत को वो दुश्मन बना के रखेंगे। पाकिस्तान की आधे से ज्यादा बजट खाने वाली ये आर्मी उस वक्त तक कायम है जब तक भारत को ये दुश्मन बना कर रखेंगे। अगर भारत से दुश्मनी नहीं है तो आर्मी की जरूरत नहीं है। तो ये आर्मी की मजबूरी है कि भारत को पाकिस्तानियों के सामने एक दुश्मन के तौर पर रखा जाए। पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की हमेशा कोशिश होती है कि भारत से अच्छे ताल्लुकात हों, भारत की 135 करोड़ की मार्केट पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को मिले, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। बहुत पाकिस्तान में ऐसी चीजें हैं, लेकिन आर्मी कभी उसको जगह नहीं देती ऐसे सोच को। जी निगम साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरी कूटनीति को और साथ ही साथ चाइना के रोल को? देखिए, अगर हम सीधा गौर करें, पिछले कुछ दिनों की जो स्टेटमेंट आई हैं, ये तो ठीक है कि इमरान जो है पाकिस्तान अमेरिका को कोस रहा है और सारा दोष अमेरिका के ऊपर रख रहा है। और बाजवा साहब ने भी पिछले 24 घंटों में जितनी बड़ाई कर सकते थे अमेरिका की, वो सारी उन्होंने बड़ाई की है। यानी दो अलग अलग ध्रुव हैं, एक विरोध कर रहा है, दूसरा उसकी बड़ाई कर रहा है। तो अपने अपने इंटरेस्ट देखने के लिए ये अब आर्मी का ये थोड़ा सा वो है, जो दुख है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्यों चले गए यूएसए उसमें, रूस में। जी, और उनका ये कहना था कि मैं अपनी लोगों से मतलब मदद करके उनकी सलाह लेकर के गया था, लेकिन आर्मी को ये यकीन नहीं है। इसका अर्थ ये सीधा हिसाब है कि टकराहट वहां भी है, रूस के मामले में भी। चाइना को लेकर के, चाइना के कहने से ही गया है इमरान खान। तो ये जो आपस में टकराहट है सुप्रीमेसी की है। और देखिए एक बात और है, पिछले कुछ, जैसे सोडी साहब ने कहा था, मैं बड़ा एग्री हूं उनसे, कि पहली बार ऐसा हुआ है किसी प्रधानमंत्री ने इतने कैटेगरिकली आर्मी की बुराई करना शुरू किया, आर्मी को टारगेट करना शुरू किया है। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, है ना। तो ये गंवारा नहीं हो रहा है आर्मी को। इसीलिए जो उन्होंने अपना पिछलगू या जो भी कहें उसका पुट्ठा बना करके जो बिठाया था, और आज वही आर्मी को आंखें दिखा रहा है, तो इनको निपटाने की साजिश तो पहले से ही चल रही थी। एक खतरा और जो विक्टिम कार्ड खेला है
इमरान खान ने, इसका लाभ भी इसको मिलने वाला है जी। ठीक है ना, क्योंकि अब ये अपने आप को एक राजनीतिक शहीद बताने वाले हैं कि देखिए मैंने तो मेरे देश के खिलाफ में, मेरी पार्टी के खिलाफ में, मेरी सरकार के खिलाफ में जो अमेरिका में साजिश की गई, और उन्होंने तो भारत के ऊपर भी आरोप लगाया है। और वहां के मंत्री का फवाद का ये कहना कि भारत के लोग चिंता में हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारे पूर्व डिप्लोमेट ने कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है कि एक समृद्ध भारत पाकिस्तान, एक आजाद पाकिस्तान, एक डेमोक्रेटिक स्टेट पाकिस्तान भारत के पक्ष में है है ना, और वही हमारे लिए शुभ है। वरना आतंकवाद इनकी नीति रही है और आतंकवाद ही आगे इनकी नीति रहेगी। हर आर्मी का आदमी जो भी होगा उसकी ये नीति रही है स्पष्ट रूप से। आतंकवाद की बलि खुद पाकिस्तान जो है, दूसरों की नहीं बल्कि अपनी चढ़ाता है, तभी ये हालत पहुंची है। पावा जी आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे उसमें चाइना का रोल किस तरीके से देखते हैं, अमेरिका की किस तरीके से जो है भूमिका देखते हैं इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो उसमें खुद के लिए, उसके लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पैसा देगा उसकी डफली के ऊपर वो नाचेगा, ये साफ सी बात है। आज जो भी कुछ हो रहा है या हुआ है, आप ही के चैनल पर 2 दिन पहले मुकेश सर के एक चर्चा में हमने ये सब संकेत दे दिए थे, और बिटवीन द लाइन थे, कोई समझ पाया या नहीं पाया। तो ये सब चीजें प्री प्लान्ड थी, ऐसा नहीं था कि कोई अचानक से उठ गया इमरान खान और उसने एकदम असेंबली में भंग कर दी या अविश्वास प्रस्ताव को निरुद्ध कर दिया। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के पक्ष में जो नहीं होगा, जो पाकिस्तान की आर्मी जिसको पसंद नहीं करेगी वो नहीं चलेगा। बेशक ऐसा ही है, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी किसके इशारे पर चलती है? क्या वो पेंटागन के इशारे पर चलती है? क्या पेंटागन ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान चाइना को कंटेन करे, चाइना का सीपैक रोकने की कोशिश करे? और इमरान खान ने आते ही ये सब काम किया था, उसने ग्वादर का और सीपैक का प्रोजेक्ट स्लो कर दिया था। लेकिन जब वो मायशी और आर्थिक हालात में फंस गए, फाइनेंशियल टाइट हो गए, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं रही, ही विल हैव टू रन अवे टू बीजिंग। और अभी जनाब जो इनके विदेश मंत्री रहे हैं, अब तो पूर्व हो गए हैं, वो 2 बिलियन का लोन लेकर आए हैं चाइना से। उससे पहले सऊदी अरब को भी जब उन्होंने वापस मांगा था तो चाइना ने उनकी मदद की थी। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली पाकिस्तान को अस्थिर बनाने के लिए थे, क्योंकि अमेरिका अपनी 70 साल की जो उसकी कॉलोनी बना हुआ था पाकिस्तान, वो उसको नहीं छोड़ सकता जी। और इनके पास कोई चारा नहीं है कि अपने पड़ोस में चाइना से और रूस से दुश्मनी लेकर, या जैसा कि चाइना को आने वाली महाशक्ति बताया जा रहा है, उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं। क्योंकि चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसका गेटवे पाकिस्तान ही है, और अगर पाकिस्तान चाइना के विरुद्ध हो जाता है तो नेचुरली कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने में देर नहीं करेगा। जी आपके पास ज़खारिया जी वापस आना चाहूंगी। हम यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सेना किसके इशारे पर नाचती है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, चाहे हम सेना की बात करते हैं, चाहे सरकार में कोई भी आया उसकी बात करते हैं, कोई भी देश के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए सोचता है। और हालत ये रही है कि अब तक 22 प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई एक भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ज़खारिया जी देखें, पाकिस्तान की सेना तो अमेरिका के गुलाम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, या तो वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस इंग्लैंड या अमेरिका की कॉलेज से पढ़ के आते हैं। पाकिस्तान के जितने हथियार हैं, मेजर हथियार F-16 और ये सब अमेरिका से आते हैं। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कर्जा IMF और वर्ल्ड बैंक का है, वो अमेरिका का है। तो पाकिस्तान की आर्मी अमेरिका के डिक्टेशन पे चलती है। जैसा कि आपने देखा कि कल कमर बाजवा ने साफ कहा कि रशिया को यूक्रेन से भाग जाना चाहिए और बहुत हो गया, और ये सब चीजें, ये अमेरिकी स्टेटमेंट है जो कि बाजवा के मुंह से निकल रहा था। तो पाकिस्तान की डिक्टेशन पे चलती है। अब चाइना की बात करें जी, चाइना डील थी, आधा से ज्यादा चाइना है, उसके पास पोर्ट नहीं है। करीबी पोर्ट ग्वादर थी,
और उसकी भी डील किसी पॉलिटिकल लीडरशिप से चाइना की नहीं हुई है। मुशर्रफ ने ग्वादर पोर्ट डेवलप करने के लिए चाइना के हवाले की थी। इसके बाद जरदारी के जमाने में आर्मी चीफ कियानी ने ग्वादर कोस्टल रोड बनाने के ठेके चाइना को दिए, और फिर नवाज शरीफ के जमाने में राहिल शरीफ खुद जाके बीजिंग में सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, मतलब एग्री करता था, और साइन करने के लिए फिर नवाज शरीफ जाता था। और अब इमरान खान के जमाने में भी आसिम सलीम बाजवा और कमर बाजवा चाइना से ज्यादातर डीलिंग करते थे। तो चाइना की डीलिंग पाकिस्तान में परमानेंट रूलर आर्मी है जी, तो चाइना आर्मी से डील कर रही है जी। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अगर बात कर रहे हैं, अगर इमरान चले जाते हैं, इमरान जो है वोटिंग से डर रहे थे, हमारा जो मेन पॉइंट है, इमरान वोटिंग से डर रहे थे कि उनको शायद बहुमत नहीं मिल पाएगा, वो फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो वोटिंग में नहीं जाना चाहते थे। अब विपक्ष पर आते हैं, विपक्ष चुनाव में जाने से क्यों डर रहा है? विपक्ष को क्या डर है? अगर इतना ही उनके पास बहुमत है तो चुनाव में जाना चाहिए। जमहूरियत की बात करते हैं तो आप जनता के बीच में जाइए, वहां पर उनका जो है भरोसा लीजिए, वोट लीजिए, फिर सरकार बनाइए, फिर कॉन्फिडेंस अलग होगा। कहीं ना कहीं इमरान भी डर रहे हैं और विपक्ष भी डर रहा है। नहीं, देखें, बात दरअसल ये है कि अब इमरान खान 90 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर होगा, और विपक्ष जाना नहीं चाहता इलेक्शन में इमरान खान की गवर्नेंस में, कि इमरान खान गवर्नमेंट में होगा तो वो राइट लूज कर चुका है। तो या तो एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट बना दी जाए 90 दिन के लिए, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी पता है कि अब आर्मी से डील हो चुकी है, नवाज शरीफ की भी, जरदारी की भी, सबकी, तो अगले इलेक्शन में वो कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। लेकिन करंट सिनारियो में ये हुआ है कि प्रेसिडेंट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का ऑर्डर इमरान खान को दिया है, तो फिर इस सिनारियो में इमरान खान की गवर्नमेंट चलेगी तो आपको पता है कितनी मैनिपुलेशन होगी इलेक्शन में। तो ऑपोजिशन का सारा मसला यह है कि वो इमरान खान को नहीं देखना चाहते एज ए प्राइम मिनिस्टर। या तो आप एक केयरटेकर गवर्नमेंट बना दें, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग नॉर्मली तो ऑपोजिशन की फेवर में आएगी, लेकिन इन केस अगर वो डिसॉल्व को कर देती है असेंबली को, सुप्रीम कोर्ट भी इसको अप्रूव कर देती है, तो एक केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, इमरान विल नॉट बी प्राइम मिनिस्टर। ये हो नहीं सकता कि एक आदमी जो कि पूरा मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है वो अगले इलेक्शन कराए। जी, तो आपको क्यों लगता है कि अगर जिस तरीके से राष्ट्रपति ने कहा है, उन्होंने कहा कि असेंबली को भंग कर दिया जाए, असेंबली भंग हो गई है और अब दोबारा चुनाव होंगे लेकिन 90 दिन के लिए इमरान बने रहेंगे, इसके लिए इसके पीछे नुकसान क्या दिख रहा है? किस तरीके से नुकसान दिख रहा है? क्योंकि अगर आपके पास बहुमत सदन के अंदर है तो वो बाहर भी आपको मिलेगा। मुझसे सवाल है? जी जी, ज़कारिया जी। अगर इमरान खान होगी तो फिर कैसे वो न्यूट्रल इलेक्शन कराएगा? वो सारी मैनिपुलेशन करेगा ना। तो इस पक्ष या ऑपोजिशन तो कभी भी इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी। और ये लॉजिकल बात भी है कि इमरान खान हैज लॉस्ट मेजॉरिटीज कॉन्फिडेंस। बाकी वो आरोप लगाता रहे कि फॉरेन फंडेड है, फॉरेन फंडेड। देखे, शहबाज शरीफ ने कल एक बहुत ही कड़वी बात कही लेकिन सच बात थी। वो ये थी कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। हम लोग हमेशा चाइना, अमेरिका, इन सबके डिक्टेशन पे चलते हैं। आज कौन सी नई बात हो गई है? जी जी जी। हम लोग तो अमेरिका और उसके डिक्टेशन में, हमारा तो स्टेट बैंक आलू और प्याज की प्राइसेस भी नहीं फिक्स कर सकता बगैर IMF के डिक्टेशन से। तो हम लोग तो हैं ही डिक्टेशन पे। पहले तो इमरान खान कौन सी नई बात कर रहा है या नया आरोप लगा रहा है? ये बिल्कुल अपने आप को कायम रखने के लिए इमरान खान ऐसी बातें कर रहा है। तो इमरान खान लॉजिकली लूज कर चुका है कॉन्फिडेंस मेजॉरिटी का। तो आपका मानना यह है कि अब जो चुनाव होंगे इमरान खान उसको पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। निगम साहब, आपके पास आना चाहूंगे। अगर पास्ट की बात करते हैं, पास्ट से लेकर और इमरान सरकार तक भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जिस तरीके से उतार चढ़ाव आए हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? ये 90 दिन का जो समय है और उसके बाद जो नई सरकार बनती है, बहुत समय बीत चुका है। हम जहां पर आज खड़े हैं, हमसे अलग होकर के एक मुल्क पाकिस्तान बना है। हम जहां खड़े हैं, हम बहुत ऊपर पहुंच गए हैं। विश्व स्तर पर जो है भारत की एक अलग पहचान बनी है। और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान उतना ही गर्त में चला गया है। क्या कहेंगे इस पर? आप कैसे देखते हैं आने वाले पाकिस्तान को? आप देखिए, आपने सही कहा है
इन 75 वर्षों में हम कहां से कहां पहुंचे हैं, है ना, और वो कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है हर लेवल पर, कहीं भी देख लीजिए, किसी मायने में भी। और मुझे एक बड़ी अच्छी जान लगती है इमरान खान के कहने में, क्या उसने बहुत लेट कहा है। उन्होंने जो कहा है ना कि हमारी एक इंडिपेंडेंट, एक राष्ट्रीय हित में फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, ये दर्द है एक, ये पाकिस्तान का कभी नहीं रहा। अगर फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती तो वो भी हमारे बराबर आज खड़े होते, क्योंकि वो हमसे जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें आगे हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हम उनसे कहीं पीछे हैं, लेकिन जो एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, हम उनसे बहुत आगे हैं। और जो आपने सवाल किया था, पाकिस्तान में कोई भी आ जाए वो हमारा खिलाफ में ही काम करेगा। हमारा इनका कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या तानाशाह, तीनों मिलाकर के जो रूप रहे हैं सरकारों के, भारत के खिलाफ ही रहे हैं। चाहे वो चाय पीने के लिए जयपुर में आए हो क्रिकेट देखने के बहाने, चाहे वो हम यहाँ से गाड़ी लेके गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि बस में हम यात्रा करके कराची पहुंचे, लेकिन वहां के हमारे बगल में उन्होंने अटैक कर दिया, समझे। और वहां के प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि वहां आर्मी क्या कर रही है। तो ये जो जी निगम जी, और चाइना ने जो हाल जी श्रीलंका का किया है, ये जो हमारे एक वक्ता ने कहा है, बहुत बढ़िया कहा है जी, कि जो हाल चाइना का उसका किया है श्रीलंका के चाइना ने, जी, वही हाल पाकिस्तान का भी होने वाला है। जी, श्रीलंका इस वक्त दाने दाने को मोहताज है, स्थिति वहां पर बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सोडी जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर, अगर बात करते हैं कि भारत को कोस कोस कर ही एक एक दाना कमाता है पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं रक्षा बजट की, तो खाने के लिए भले ही पाकिस्तान के पास ना हो, लेकिन वो भारत के खिलाफ जो उसका रक्षा बजट रहता है उसमें कोई कमी नहीं करता। पूजा जी, मैं आपका ध्यान इतिहास में थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। जी जी, भारत पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई हुई, जिसे पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से कहता है, उसकी मुख्य प्लानिंग की थी तब उनके विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में कहा था कि पाकिस्तान एटम बम बनाएगा चाहे हमें घास खानी पड़े। तो आज जो पाकिस्तान की आर्थिक हालत है, आर्थिक दुर्दशा है, वो उन नीतियों के ऊपर है। पूजा जी, कोई भी देश जो सक्रिय होना चाहता है उसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली आर्थिक शक्ति, दूसरा सैनिक शक्ति, और अगर हो सके तो परमाणु शक्ति। हम भारत का एग्जांपल लें, रूस का एग्जांपल लें, भारत और पाकिस्तान एक दिन ऊपर नीचे बने थे, और देखिए आज भारत कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है। तो पाकिस्तान की जो पूरी आर्थिक दुर्दशा है वो उन गलत नीतियों पे है, क्योंकि उन्होंने पूरा ध्यान सिर्फ सेना पे दिया, उन्होंने आर्थिक विकास पर नहीं दिया। आज पाकिस्तान में एक भी ढंग की फैक्ट्री नहीं है, सारी चीजें वो इंपोर्ट करते हैं। जाहिर सी बात है। जी 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 सोडी जी, अब मैं एक आखिरी कमेंट ज़खारिया जी आपसे लेना चाहूंगी। आने वाले चुनावों की अगर बात करते हैं, क्या समीकरण आप देखते हैं, किसकी सरकार बनेगी, इमरान नहीं तो कौन? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा किरदार तो आर्मी का होता है। आर्मी ही डिसाइड करती है, और हमारे यहाँ एक लोटे होते हैं। लोटे वो इलेक्टेबल्स होते हैं जो इलेक्शन से पहले आर्मी से पूछते हैं कि सरकार अब आप किसकी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ताकि हम उस पार्टी में शामिल हो जाएं। तो इमरान खान के पास 51 मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो जीते थे वो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे, वो तकरीबन अब निकल चुके हैं। कोई नवाज शरीफ की पार्टी में जा चुका है, कोई पीपल्स पार्टी में जा चुका है। बाकी जो थोड़े बहुत इमरान खान के पास लोग हैं वो भी करप्शन में इतने मुलव्वस हैं कि उनके ऊपर केसेस बनने लाजमी हैं। तो इमरान खान तो इलेक्शन जीत नहीं सकता। अगर इमरान खान ने इलेक्शन जीतना है तो ओपोजिशन और आर्मी ने ये सब ड्रामा क्यों किया इमरान खान को हटाने का? तो इमरान खान तो इलेक्शन नहीं जीत सकता। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ पंजाब की आवाज है। पंजाब इज 56% ऑफ पाकिस्तान, और नवाज शरीफ एक पाकिस्तान में हमने उनकी पिछली हुकूमत में भी देखा कि डॉलर को 100 तक महदूद रखा था, डेवलपमेंट वर्क कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराई। पंजाब में रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में मेट्रो बसें बनाई, मेट्रो ट्रेन चलाई। मेरा एक संक्षिप्त सा सवाल है ज़खारिया जी, समय बहुत कम है, एक संक्षिप्त सा सवाल है, पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसको देखते हैं? शहबाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ?
जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज़खारिया जी आपका, पावा जी आपका भी धन्यवाद, निगम जी आपका भी धन्यवाद, सोडी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे थे जवाब तो चाहिए, बात कर रहे थे हम पाकिस्तान के सियासी उठापटक की। क्यों डर गए इमरान फ्लोर टेस्ट से और क्यों डर रहा है विपक्ष चुनाव से, इस पर हमने चर्चा की। फिलहाल हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, जय हिंद।